अब बेबल योजना देखते हैं। बेबल योजना 14 जून 1945 को लाया गया। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथगो के जगह पर बेबल को नया वायसराय बनाया गया, जिनका प्रमुख कार्य भारत में चल रहे संवैधानिक गतिरोध को खत्म करना था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था, संवैधानिक गतिरोध था, उस चीज़ को खत्म करना एवं भारत में अनुकूल वातावरण तैयार करना था। भारत में कंडीसिव इन्वायरमेंट तैयार करना इनका मुख्य काम था। अब पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि यह योजना क्यों लाई गई थी। तो 1945 के मध्य में इंग्लैंड में चुनाव होने वाली थी। इस कारण रूढ़िवादी पार्टी भारत की समस्याओं को लेकर के अपनी गंभीरता प्रदर्शित करना चाहते थे, क्योंकि भारत जो था प्रमुख उपनिवेश था। विभिन्न राष्ट्रों द्वारा ब्रिटेन को भारत का पूर्ण समर्थन प्राप्त करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जैसा कि हम लोग देख चुके थे कि 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया, चीन जैसे देशों का दबाव ब्रिटेन पे था कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करें। अब प्रावधान देख लेते हैं कि इस बेबल योजना का प्रावधान क्या क्या था। जब तक नया संविधान न बने, वायसराय की कार्यकारिणी जो न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल वायसराय की थी, उसका पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया। वायसराय की नई कार्यकारिणी में अब सिर्फ 2 ही अंग्रेज होंगे, ये प्रावधान किया गया। उसमें से एक वायसराय और एक कमांडर इन चीफ जो मिलिट्री चीफ होंगे वो होंगे, और बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा विभाग जो डिफेंस डिपार्टमेंट था वो अभी भी वायसराय के पास होगा। कार्यकारिणी परिषद में हिंदू एवं मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी। कार्यकारिणी परिषद में अब वैसे तो देख चुके थे कि कार्यकारिणी परिषद में 2 ही अब अंग्रेज होंगे और बाकी सब होंगे जो भारतीय होंगे। तो उन जो भारतीयों की संख्या होगी उसमें 50-50% कर दिया गया कि मुस्लिम की सदस्यों की संख्या 50% होगी एवं हिंदुओं की संख्या 50% होगी। ये कार्यकारिणी परिषद अंतरिम सरकार की भांति कार्य करेगा, ये भी प्रावधान किया गया था। वायसराय को वीटो पावर तो दी गई थी, परंतु इसका प्रयोग बिना किसी खास कारण से नहीं होगा, ये भी सुनिश्चित किया गया था। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की निर्णायक विजय प्राप्त होगी, नए संविधान के निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। भारतीय स्वयं अपना संविधान बना सकेंगे, इस बात का मतलब यही था। भारतीय नेताओं को रिहा किया जाएगा और किया भी गया। जून 1945 में सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया और शिमला में सर्वदलीय ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो सर्वदलीय सम्मेलन जो था, शिमला समझौता के नाम से जाना गया, ये 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक हुआ। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के नेता जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने इस शिमला समझौता में भाग नहीं लिया था। तो कभी कभी पूछता है कि गांधी जी ने शिमला समझौता में भाग लिया था या नहीं लिया था, तो नहीं लिया था। मुस्लिम लीग चाहती थी कि बेबल के 50% वाले प्रावधान में कार्यकारिणी में सारे मुस्लिम सदस्य जो हो केवल मुस्लिम लीग से ही आए। मुस्लिम लीग से बाहर के मुसलमान को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये था मुस्लिम लीग के सदस्यों का कहना। जबकि कांग्रेस ने इस बात का खुलकर विरोध किया, क्योंकि ऐसा होने पर कांग्रेस से तो अब कोई मुस्लिम जा नहीं सकते थे। तो ये इसकी छवि, जो कांग्रेस की जो छवि थी, विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल बनकर रह जाता, जिससे इसको काफ़ी नुकसान होता कांग्रेस को। तो इसका इसलिए विरोध किया। कांग्रेस चाहती थी कि उसे एवं अन्य दल को भी अपने मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करने का समान अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार बेबल योजना असफल होगी, मगर इसका फायदा मुस्लिम लीग को ही हुआ और मुस्लिम लीग और थोड़ा मजबूती के साथ उभर आई। क्यों? क्योंकि ये 50% वाला जो सिस्टम था कि मुस्लिमों के बारे में बोला कि इस लीग से ही जाएगा 50%। कैबिनेट मिशन 1946 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में उदारवादी दल चुनाव जीत गई। तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में संविधान सभा के गठन के विचारों को लेकर 14 मार्च 1946 को ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन की घोषणा किया। तो ये कैबिनेट मिशन कितने सदस्य था? 3 सदस्यीय आयोग था। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें कौन कौन 3 सदस्य थे ये देख लेते हैं। स्टैफर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एवी एलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री के आयोग थे, नौसेना मंत्री थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और इन्हीं को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो कैबिनेट मिशन के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये होगा। यह मिशन भारत यानी दिल्ली कब पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को पहुंचा एवं अपना रिपोर्ट जो है 16 मई 1946 को प्रस्तुत किया। अब कैबिनेट मिशन के प्रावधान देख लेते हैं।
संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो कि भारत में संविधान निर्माण का कार्य करेगा। संविधान सभा के गठन का पहली बार बात की गई कैबिनेट मिशन के प्रावधान में। अंतरिम सरकार का गठन भी किया जाएगा, यह भी प्रावधान था। संविधान के निर्माण की योजना कैसे कैसे किया जाएगा ये देखते हैं। भारत संघ का निर्माण किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंस और देशी रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट आएंगे। संघीय विषयों पर संघीय सरकार और बाकी संघीय विषय को छोड़ करके जितने भी इसके अलावे सारे अपशिष्ट शक्ति प्रांतों के पास होगा, ये प्रावधान किया गया। भारत की एकता यानी अखंड भारत बरकरार रखी जाएगी, मतलब मुस्लिम लीग के भारत विभाजन की मांग को अस्वीकार किया गया। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन में जो मुस्लिम लीग के भारत विभाजन की सोच थी उसे क्या किया, अस्वीकार किया। संविधान सभा का गठन हुआ जुलाई 1946 में। इसमें से ब्रिटिश प्रांत से 292 और चीफ मिशनरी से 4 और देशी रियासतों के 92 प्रतिनिधि मनोनीत हुए। प्रांतीय विधानसभा के प्रतिनिधि का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के अध्यक्ष सदस्यों द्वारा किया गया। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया गया, ABC अवसर। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में। तय की गई सदस्यों की संख्या पहले 389 थी। प्रांतों में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया। इसमें कहा गया कि एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। समुदाय के बारे में कहा गया कि हर एक समुदाय के सदस्य उसी समुदाय के लोगों द्वारा चुने जाएंगे। 3 समुदाय थे, समान, मुस्लिम और सिख। जनरल को 213 सीट और मुस्लिम लीग को 79 सीट और सिख को 4 सीट। अब देखते हैं कि देशी रियासतों के सदस्य कैसे चुने जाते। तो इनके चुनाव के लिए एक समझौता समिति बनाई जाएगी संविधान सभा के सदस्यों के, और इसमें देशी रियासतों द्वारा एक समिति बनाई जाएगी। इन दोनों के मशवरे के हिसाब से देशी रियासतों के सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव किया जाएगा। ब्रिटिश प्रांतों को 3 भाग में विभाजित किया गया, ABC या फिर ABC कैटेगरी। ये प्रांत भी अपना पृथक संविधान का निर्माण कर सकते थे अगर करना चाहते हो तो। हैदराबाद रियासत ऐसा रियासत था जो संविधान सभा के गठन में भाग नहीं लिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा रियासत संविधान सभा के गठन में भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद रियासत। अब अंतरिम सरकार देख लेते हैं। लॉर्ड बेवेल ने 1 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया, मगर 16 अगस्त को लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित कर दिया। मतलब इसी के दौरान हुआ था नोआखाली दंगा बंगाल में। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार का गठन का घोषणा हुआ। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे लॉर्ड बेवेल थे और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम में कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड बेवेल था, और उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। पहले तो मुस्लिम लीग ने इसे अंतरिम सरकार के गठन में सम्मिलित न होने का तय किया, मगर बेवेल के प्रयासों से जिन्ना और लीग को समझाना संभव हुआ, और कहीं न कहीं मुस्लिम लीग को भी यह एहसास हो रहा था कि अपनी मांगों को जितना प्रभावी ढंग से अंतरिम सरकार का हिस्सा होकर मनवा सकते हैं, उतना बाहर से कर पाना संभव नहीं है। अंततः मुस्लिम लीग ने भी इस अंतरिम सरकार का हिस्सा होने का फैसला किया, और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इस अंतरिम सरकार की हिस्सा बनी। कह सकते हैं कि लीग ने विरोधी दृष्टिकोण से हॉस्टाइल अप्रोच रखी और इसमें अंतरिम सरकार में शामिल हुआ। अंतरिम सरकार में पहले तो 13 सदस्य थे, मगर लीग के शामिल होने के कारण 3 सदस्य को हटाया गया और 5 सदस्यों को, नए सदस्यों को शामिल किया गया। इसमें पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे, तो पहले तो 13 थे। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद 3 सदस्यों को हटाया गया और नए 5 सदस्यों को जोड़ा गया, तो अब हो गए थे टोटल 15 सदस्य। तो मतलब मुस्लिम लीग के शामिल होने के पहले कितना सदस्य थे, तो 13 सदस्य, और मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद कितने सदस्य हो गए अंतरिम सरकार में, तो 15 सदस्य। 3 सदस्य जो हटाए गए थे उनको देख लेते हैं कौन कौन थे। तो सैयद अली जहीर और सर सफात अहमद खान और शरद चंद्र बोस, ये तीनों जो थे सदस्य जो थे इनको हटाए गए थे। और देखते हैं नए सदस्य जो कौन कौन लाए, कौन कौन गए थे। तो नए सदस्य जो शामिल किए गए थे उनको देखते हैं। लियाकत अली खान, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजनफर अली खान और
अब्दुल रब निस्तार, आई चुंद्रीकर, ये पांचों सदस्य जो शामिल किए गए थे मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद। अंबेडकर ने अंतरिम सरकार के बारे में कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि अंतरिम सरकार में मंत्री और मंत्रालय कौन कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल संबंधी मामले के मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू के पास थे। सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय सरदार पटेल के पास था। शिक्षा मंत्रालय सी राजगोपालाचारी के पास था। वित्त मंत्रालय लियाकत अली के पास था। विधि मंत्रालय जो था जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था। रेल मंत्री आसफ अली के पास था। खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय जो था CH भाभा के पास था। जबकि रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास था और वाणिज्य मंत्रालय आई चुंद्रीकर के पास था।